हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। हम आपको बताए थे कि जब भी वेक्टर को गुना करना हो उसके दो तरीके होंगे। एक तरीका से अगर आप गुना करते हो और आंसर स्केलर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना। और हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर वेक्टर को गुना किया जाए और आंसर वेक्टर की फॉर्म में आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दैट इज, या फिर हम कहते हैं उसको वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं कि इसमें वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसका आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। मतलब वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आंसर वेक्टर ही आता है ना। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए कि यहां पर एक प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये रहा प्लेन, और कह रहा है इस प्लेन के अंदर में मान लीजिए दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर इधर और एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तो कहता है क्या चीज कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी जो होगा वो एक वेक्टर होगा, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। यस, ए क्रॉस बी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इतना होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, तो कहता है इसका डायरेक्शन इज डिफाइंड एज एन कैप, जहां एन कैप जो होता है वो प्लेन कंटेनिंग वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एन कैप क्या है, एन कैप है क्या चीज, द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर। तो ए क्रॉस बी जो चीज है वो डिफाइंड होगा एज अ वेक्टर whose magnitude is equal to पहले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द एन कैप, वेयर एन कैप इज क्या, एन कैप इज अ डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर। अच्छा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड ए इंटू बी इंटू साइन थीटा से निकला आता है और डायरेक्शन एन कैप के बराबर है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब तो समझ में आ गया कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इससे। अब सवाल उठता है कि डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे आप। ठीक है, तो देखो ध्यान से, डायरेक्शन के बारे में कह रहा है कि एन कैप इज डिसाइडेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। क्या कह रहा है, एन कैप कैसे डिसाइड होता है, एन कैप डिसाइड होता है राइट हैंड थंब रूल के जरिए। राइट हैंड थंब रूल देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि यहां पर एक वेक्टर है ए, ठीक है, और यहां एक वेक्टर है क्या चीज बी। अगर आपको कोई कहे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालो तो तरीका क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए कहता है पहले वाले वेक्टर की तरफ अपने दाहिने हाथ के इन चारों फिंगर को रखो, पहला वाला वेक्टर किधर, ए उधर की तरफ, और कहता है दूसरे वाले वेक्टर की तरफ घुमा दो ऐसे। तो ए की तरफ हमने ये दाहिना हाथ का ये चार फिंगर रखा और बी की तरफ घुमा दिया, देन थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, एन कैप। ठीक है, तो इसका एन कैप किधर है, अंदर की ओर। ठीक है, जो एन कैप का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां देखिए ये प्लेन कंटेनिंग वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर है, ओहो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो आप ए की तरफ हाथ रखो और बी की तरफ घुमा दो। अच्छा, एन कैप किधर होगा, ऊपर की ओर। समझ में आ गया क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि क्या, पुट योर फोर फिंगर्स कौन चीज, एक्सेप्ट थंब, है ना, एक्सेप्ट थंब, इस पर विचार करते हैं। एक्सेप्ट थंब इन द क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ क्या, फर्स्ट वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड कर्ल देम, माने घुमाना है उसको, कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, सेकेंड वेक्टर। देन थंब विल क्या, show the
डायरेक्शन ऑफ क्या चीज, एन कैप। समझ में आया क्लियर? देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से कोई कहे ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो ए की तरफ हाथ रखो पहले वाले वेक्टर की तरफ, दूसरे वाले की तरफ घुमा दो, तो ये एन कैप क्या है, ऊपर की तरफ, ये एन कैप। ठीक है, अगर मान लो इसमें बी क्रॉस ए पूछा आता, तो बी की तरफ आप हाथ रखते, बी किधर है, बी इस प्लेन में उधर की तरफ है, तो बी की तरफ हाथ रखें, ए किधर है, तो ए इधर की तरफ है, तो आप इधर की तरफ घुमा दो, थंब विल शो डाउनवर्ड, यानी ए क्रॉस बी किधर होगा, नीचे की तरफ, बी क्रॉस ए किधर होगा, नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, कल को मान लो अगर ऐसा हुआ, देखना ध्यान से, यहां पर एक ए वेक्टर दे रखा है, यहां पर एक बी वेक्टर दे रखा है, ठीक है, आपसे कोई कहे ए क्रॉस बी का दिशा किधर होगा, क्या पूछा गया, एन कैप ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर किधर होगा, तो क्या कह रहा है, पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रखो, अच्छा ए की तरफ हाथ रख दिया, और बी की तरफ घुमा दो, बी नीचे की तरफ है, घुमा दिया हमने, थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, अंदर की तरफ। इस देखिए, जब भी ये सर्कल घेर करके एक क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि वेक्टर इज पॉइंटिंग इनसाइड, मतलब वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है वेक्टर, ठीक है, पॉइंटिंग कहाँ, इनसाइड। अच्छा, कोई आपसे अगर इसमें एन कैप ऑफ बी क्रॉस ए पूछता तो क्या कहते हैं, मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा, तो बी इधर है, ए ऊपर की तरफ है, तो बी से हमने ए की तरफ घुमा दिया ऐसे, थंब विल शो आउटवर्ड, मतलब इसका जो दिशा होगा किधर होगा, आउटवर्ड। जब भी सर्कल दे के बीच में एक डॉट लगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वेक्टर इज पॉइंटिंग आउटसाइड। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वेक्टर इज पॉइंटिंग कहाँ, आउटसाइड। समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए ध्यान से, मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, कह रहा है इधर की ओर एक सी वेक्टर है, ठीक है, और यहां पर एक डी वेक्टर है, तो आप बताइए डी वेक्टर किधर हुआ, किधर हुआ डी वेक्टर, सर्कल करके डॉट, मतलब डी वेक्टर बाहर की ओर है, डी वेक्टर किधर है, आपकी तरफ, बाहर की ओर। अब उससे आपसे कोई पूछे कि भैया डी क्रॉस सी का एन कैप किधर होगा, मतलब डायरेक्शन वेक्टर ऑफ डी क्रॉस सी कितना होगा, तो डी किधर है, डी है बाहर की तरफ आपकी ओर, तो हम आपकी ओर हाथ रख दिए, और सी किधर है, मेरी ओर, तो इस बाहर वाले हाथ को अपनी ओर घुमा देंगे, देन थंब विल शो एन कैप, तो एन कैप किधर होने वाला है, इधर की ओर, आप लिख सकते हैं ये अपवर्ड। समझ में आया? आपसे कोई यहां पर एन कैप ऑफ सी क्रॉस डी पूछता तो क्या करते, तो सी वेक्टर किधर है, तो सी वेक्टर है उस साइड हाथ रख दिए, डी वेक्टर किधर है, देखो तो डी वेक्टर आपकी ओर, तो उधर की तरफ हाथ रख के आपकी ओर घुमा देंगे, एन कैप किधर आ रहा है, नीचे, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउनवर्ड। क्या लिखेंगे इसका डायरेक्शन, डाउनवर्ड, एन छूट गया, एन लगा लेना, करेक्ट और नॉट। इससे आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, एन कैप डिसाइड कर सकते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, पहले वाले की तरफ हाथ रखना है और दूसरे वाले की तरफ घुमा देना है, कौन सा हाथ, दाहिना हाथ, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आप डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं, क्या पढ़े हम लोग, कह रहे हैं क्या चीज कि ए क्रॉस बी वेक्टर जब आप निकालते हो, है ना, किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, तो आंसर में आपको एक वेक्टर प्राप्त होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और डायरेक्शन डिसाइड होता है एन कैप से। और एन कैप कैसे निकाला जाएगा, तो पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रख के दूसरे की तरफ घुमा दीजिए, थंब विल शो क्या चीज, एन कैप। तो हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड कैन बी कैलकुलेटेड बाय क्या चीज, मल्टीप्लाइंग इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय द राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, पहले वाला वेक्टर की तरफ हाथ रखो, दूसरे वाले की तरफ घुमा दो, एन थंब क्या शो करेगा, एन कैप का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आपको मालूम है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लेन है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये रहा आपका प्लेन, है ना, और ये प्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना।
इसमें मान लीजिए इसी प्लेन पर एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक बात है ना। तो आप बताइए हमको इसका एन कैप किधर होता है, तो आप कहोगे सर ए की तरफ हाथ रखो, बी की तरफ घुमा दो, एन कैप परपेंडिकुलर टू दिस, ऐसे ऊपर की ओर हो, ठीक है। तो यहाँ देखो जरा ध्यान से कि अगर मान लो कि किसी खास प्लेन में ये वेक्टर लाल वाला ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर बी वेक्टर और इस प्लेन में है, ठीक है। तो बताओ ए क्रॉस बी कैसे नहीं लगा, ए की तरफ हाथ रखा और बी की तरफ घुमा दिया, तो थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ कैसे, एन कैप ए क्रॉस बी, राइट। इसका मतलब ए क्रॉस बी किधर होगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो आप देखो कि ये जो ए क्रॉस बी आया, ये इस पर भी बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, और इस पर भी क्या है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है। यानी कि जो एन कैप का डायरेक्शन होता है, जो ए कैप बी का, ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, वो हमेशा ही ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, या फिर प्लेन कंटेनिंग वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है क्या चीज, कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ क्या, ए क्रॉस बी इज क्या, बोलिए बोलिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी। अच्छा, ए और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला जो प्लेन है उसके ठीक परपेंडिकुलर ये क्या होता है, एन कैप होता है। मतलब ये वाला एन कैप इस बी पर भी परपेंडिकुलर होगा और ये वाला एन कैप इस ए पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दोनों पर ही क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये पहला पॉइंट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। या फिर आप यूं कह लें कि ये जो ए क्रॉस बी है, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है, इसका ये जो ए क्रॉस बी है वो ए पर भी परपेंडिकुलर और बी पर भी परपेंडिकुलर, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, कह रहा है क्या चीज, कि मान लीजिए कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है, ठीक है। क्या कह रहा है, कहता है इफ एंगल बिटवीन वेक्टर्स 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, मतलब वेक्टर या तो क्या हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो इसके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, इसके बीच का थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है 0 हो या 80 हो, उन दोनों ही केस में आप देखो जरा ध्यान से, ए क्रॉस बी का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या चीज, साइन थीटा, ऐसा लिखा रहता है। अगर ये मॉड नहीं होता, इसका मतलब आपसे ए क्रॉस बी वेक्टर पूछ रहा है तो साथ में आप एन कैप भी लगाते, लेकिन अगर मॉडुलस लगा दी, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो आपको एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। अब जब थीटा 0 हो चाहे 180 हो, दोनों ही सूरत में साइन थीटा कितना होता है, 0, राइट। अगर साइन थीटा 0 हो जाएगा तो पूरा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या आ जाएगा, 0। बात सही है, मतलब उस केस में ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ गया, 0 वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये बड़ा ही बढ़िया कंडीशन होने वाला है कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर को चेक करने के लिए, कि वेक्टर पैरेलल है कि एंटी पैरेलल है। बोले तो वेक्टर कोलिनियर है, इस बात को चेक करना है ना, तो एक काम करो, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो। अगर आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो और वो 0 वेक्टर आ गया, या फिर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आ गया, तो हम कह देंगे कि वो दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर हैं, यानी कि या तो वो पैरेलल हैं या तो वो एंटी पैरेलल हैं। समझ में आया। असल में ए क्रॉस बी, अगर असल में ऐसे पूछा जाए कि भैया ए क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू अगर 0 वेक्टर आ रहा है, तो इसमें 3 बातें निकल के सामने आएंगी। क्या क्या, या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर हो सकता होगा, तब तो क्रॉस लिया हुआ तो 0 आ गया होगा, या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर होता होगा तब 0 आ गया होगा, या फिर अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर नहीं है और बी वेक्टर 0 वेक्टर के बराबर नहीं है, तो निश्चित ही ए वेक्टर पैरेलल टू क्या होता होगा, बी वेक्टर, या फिर एंटी पैरेलल टू क्या होता होगा, बी वेक्टर। तभी जा करके ये चीज होगा, है ना। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो वेक्टर का और वो 0 आ गया, इसका मतलब है कि या तो ए वेक्टर 0 होता होगा या तो बी वेक्टर 0 होता होगा, ठीक है। या फिर अगर वो दोनों वेक्टर 0 नहीं है, इसका मतलब पक्का दोनों पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे, तभी जाकर के ए क्रॉस बी क्या होगा, 0 होगा।
ठीक है। तो फिलहाल फिजिक्स में तो ज़्यादातर ये वेक्टर, जीरो वेक्टर तो हम लेते नहीं है, कंसीडर करते नहीं है। मैथ में आपको मिल सकता है ना, छोड़िए उस बात को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर को, टू नॉन जीरो वेक्टर के कोलिनियरिटी को चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास हो सकता है कि ये क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर आ गया तो वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर पक्का क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ओके, चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, बोलता है क्या चीज कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे डिफाइन किया गया है, वो डिफाइन किया गया है ए इंटू बी इंटू क्या, साइन थीटा। मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ऐसे डिफाइन किया गया है ना। तो आप बताओ, यहां से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना जरा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर साइन थीटा हो जाएगा। यस और नो? आप जरा बताइए हमको, आप पढ़े होंगे साइन थीटा का वैल्यू हमेशा ही, है ना, -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्री कहता है, लेकिन फिलहाल यहां थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, और थीटा अगर एंगल बिटवीन वेक्टर है तो थीटा का वैल्यू तो 0 से 180 के बीच में ही हो सकता है ना। और इस दौरान साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही हो सकता है, क्योंकि इस दौरान साइन थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो अगर अपने आप आपने थीटा के वैल्यू को 180 डिग्री तक लिमिट कर दिया तो इसका वैल्यू किसके बीच लाई करेगा, 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, साइन थीटा का 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा सर, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड लाई करता है 1 से लेके किसके बीच, 0 के बीच। ठीक है, आप इसमें दोनों साइड ए इंटू बी से गुना, तीनों साइड ए इंटू बी से गुना कर दो, तो यहां गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, यहां ए इंटू बी से गुना करोगे तो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और यहां जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। बोलो आया कि नहीं है ना, मतलब इससे आप तीनों साइड गुना कर दो, ऐसा आ गया। अच्छा सर, बात समझ में आ गया कि किसी भी दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से क्या होता है, या तो बराबर होता है नहीं तो उससे छोटा होता है ना, और 0 से हमेशा बराबर होता है नहीं तो उससे बड़ा होता है। चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड या तो 0 हो सकता है ना तो 0 से बड़ा हो सकता है। ये बात सही है ना। और दूसरा बात कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट, है ना, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से हमेशा क्या होता है, इसका वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू छोटा होता है ना। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख ले लेंगे, क्या चीज़, कि किसी भी वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से बराबर या फिर छोटा होता है, और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये चीज़ आप डॉट प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी जो आप लिखेंगे डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये भी क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और ये भी 1 से छोटा होता है। तो आप लिख सकते हैं क्या चीज़, ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमेशा छोटा या फिर बराबर होगा किसके, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में भी ये चीज़ लागू होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये चीज़ लागू होता है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ही इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से के बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको इसके बारे में थर्ड पॉइंट में याद रखना है। चलिए इसको भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा, है ना। हम आपको फोर्थ पॉइंट दिखाते हैं, क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव नहीं होता है। कहने का मतलब है कि उसके अगर आप ऑर्डर को चेंज कर दोगे ना,
तो आपका वेक्टर जो प्राप्त होगा वो बदल जाता है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए ध्यान से। आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा इसके लिए, तो आप कहोगे सर ए इधर है बी इधर है, तो ए क्रॉस बी ऊपर आ रहा है ना, इसका डायरेक्शन किधर होने वाला है, अप। ठीक है। आपसे कोई पूछे बी क्रॉस ए किधर होने वाला है, तो आप बताओ बी वेक्टर तो इधर है, तो आप पहले इधर हाथ रखें, और ए वेक्टर उधर की तरफ, अच्छा उधर की तरफ घुमाना है, मतलब बी क्रॉस ए ऐसे घुमाना है ए की तरफ। थंब विल शो डायरेक्शन डाउनवर्ड, यानी इसका वेक्टर किधर है, ये वेक्टर आने वाला है डाउनवर्ड। तो क्या अपवर्ड वेक्टर कभी डाउनवर्ड वेक्टर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक एक दूसरे का क्या है, ठीक एक दूसरे का उल्टा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, इसका भी मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर ही हैं, बट डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ठीक उल्टे हैं। यानी ये कभी भी इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या है, नॉट इक्वल रहेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरूर है कि इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है। यानी कि पक्का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते होंगे, अपोजिट वेक्टर होते होंगे। मतलब इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होते हैं, आर, बोलिए बोलिए बोलिए, अपोजिट वेक्टर्स, है ना। यानी हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होगा हमेशा ही माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ये फोर्थ पॉइंट। उसी तरह से ध्यान दीजिए, फिफ्थ पॉइंट कह रहा है क्या चीज, कि क्रॉस प्रोडक्ट, ये मान ली ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है भैया, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो सुधार लीजिएगा, है ना। अगला है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर is distributive if order is maintained। अगर उसका ऑर्डर को आप मेंटेन रखते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर शो करता है। देख क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है 3 वेक्टर आपके पास ए बी सी और ए क्रॉस बी प्लस सी पूछा गया, ठीक है, तो सीधी बात ए जो देख रहे हैं आप, ये बी क्रॉस सी के पहले मल्टीप्लाई हुआ है, प्री मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए को हमेशा ही प्री मल्टीप्लीकेशन में रखोगे, मतलब यहाँ पर आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मान लीजिए कल को बी प्लस सी के पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में ए आ गया, है ना, ए का क्या ले रहे हैं, पोस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। समझ में आया आपको? देखिए यहाँ पर ए अगर प्री प्रोडक्ट में है तो आंसर में भी हमेशा प्री प्रोडक्ट में रहेगा, पहले रहेगा। अगर यहाँ पर पोस्ट में है तो आंसर में भी देखिए इसके पोस्ट में रहेगा, हमेशा बाद में रहेगा। अगर बाद में प्रोडक्ट है तो आंसर वहाँ भी बाद में रखना है, यहाँ पहले है तो इसमें भी पहले, मतलब ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर शो करता है। ठीक है, ये 5वां पॉइंट। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, लेकिन सॉरी इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है ना, बट आप एक बार देख लो क्या है। कहता है क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हेल्प्स टू फाइंड क्या चीज, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट एंगल बिटवीन वेक्टर फाइंड करने में मदद करता है। कैसे मदद करता है देखिए ध्यान से। आपको मालूम है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे प्राप्त होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, साइन थीटा। ये ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इस डिवाइड हो सकता है, तो यहां से आपको साइन थीटा क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा प्राप्त होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां से थीटा प्राप्त हुआ साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब कहता है एंगल तो आपने इससे निकाल लेना है, लेकिन इस फॉर्मूला को आपको यूज करने से बचना है। कोशिश करना है कि ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ना करें।
डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करें, इस वाले कंसेप्ट को इस्तेमाल ना करें। पूछिए क्यों ना करें? कि देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कल को अगर साइन थीटा बराबर √3/2 आ गया, ठीक है, तो होता क्या है कि साइन की अगर बात करें तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी। तो अगर ये √3/2 आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका थीटा इक्वल टू 60 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि साइन 60 भी √3/2 आता है, साइन 120 भी √3/2 आता है, ठीक है। तो अगर आपने कैलकुलेट किया साइन थीटा का वैल्यू और ये आ गया √3/2, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि आंसर हम 60 बताएं कि 120 बताएं, है ना। तो फिर इसका यूज कैसे कर पाएंगे? तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको पहले से पता है कि ये एंगल बिटवीन वेक्टर कोई एक्यूट एंगल होने वाला है, किसी माध्यम से आपको पता चल गया कि एंगल क्या होने वाला है, एक्यूट होने वाला है, तब तो आप बड़े आराम से इसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, और ये आपका आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे? ये तब अप्लाई करना जब पहले से पता चल जाए कहीं से कि भाई एंगल बिटवीन वेक्टर फिलहाल के लिए एक्यूट होने वाला है, तब आप ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। नहीं तो इन जनरल क्या करना है, डॉट, जो पिछले क्लास में पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम 7th पॉइंट से देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास 7th नंबर पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कहता है 7th नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। देखिए अगर गलती से हमसे अगर डॉट लिखा जाए था ना तो उसको माइंड नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ही पढ़ रहे हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस वेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। बेस वेक्टर क्या होता है? बेस वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप और के कैप वाला, है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, आप सोच के देखो, आई कैप भी एक्स एक्स की तरफ और दूसरा वाला आई कैप भी एक्स एक्स की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। और एंगल 0 है तो निश्चित ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? एक 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। उसी तरह से आपसे कोई जे कैप क्रॉस जे कैप पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? 0 वेक्टर। के कैप क्रॉस के कैप पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? 0 वेक्टर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, आप सोच के देखो, आई कैप किधर होता है? एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है? आई कैप। ये आपका क्या चीज़ है? जे कैप, वाई की तरफ। और के कैप किधर है? के कैप है यहाँ से बाहर की ओर। आपको मालूम है बाहर वाला वेक्टर कैसे दिखाते हैं? सर्कल करके डॉट, मतलब वेक्टर इज कमिंग आउटवर्ड, सो दिस इज योर के कैप, आपकी तरफ भैया, राइट। चलिए अब आई क्रॉस जे बोल रहा था, क्या करेंगे? पहले वाले वेक्टर की तरफ हाथ रखेंगे, दूसरे वाले की तरफ घुमा देंगे। अच्छा, थंब बाहर की तरफ है, एन कैप बाहर की तरफ है। अच्छा, ये तो के कैप की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब आई क्रॉस जे का आंसर तो बिल्कुल के कैप से मैच कर रहा है ना। तो आप क्या करोगे? क्या चीज है? के कैप, ठीक है। उसी तरह से आपसे कोई जे कैप क्रॉस के कैप पूछे तो आप क्या बताओगे? तो जे वेक्टर ऊपर की तरफ है, के वेक्टर बाहर की तरफ है, घुमा दिया। अच्छा, थंब ये तो आई कैप की तरफ है, मतलब किसको पॉइंट कर रहा है? आई कैप को। समझ में आ रहा? मतलब जे क्रॉस के कितना हो जाएगा? आई कैप। उसी तरह से आपसे कोई पूछे के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, तो के कैप किधर है? बाहर की तरफ, आपकी तरफ। आई कैप किधर है? इधर की तरफ, घुमा दो। अच्छा, थंब विल पॉइंटिंग टुवर्ड जे कैप, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है? सही है। अच्छा, अगर मान लिया आपसे कोई पूछे जे क्रॉस आई कितना होगा, तो डेफिनेटली इसका अपोजिट वेक्टर होगा। करके देख लो एक बार। तो जे ऊपर, आई इधर की तरफ, घुमा दिया। देखो तो के अंदर है ना, थंब क्या है? अंदर है, जो के कैप के उल्टा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप आएगा। यस और नो, है ना। अच्छा, उसी तरह से अगर आपसे कोई के कैप क्रॉस जे कैप पूछे तो क्या होगा? तो के कैप तो बाहर की तरफ है, आपकी तरफ, जे कैप ऊपर की तरफ है, घुमा दो इसको ऊपर की तरफ। ये क्या आ गया? थंब, सो माइनस आई कैप का दिशा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस आई कैप, इसका उल्टा है। सही है। अच्छा, उसी तरह से आपसे कोई आई कैप क्रॉस के कैप पूछ ले तो आप क्या बताओगे? तो आई कैप किधर है? आई कैप इधर है, के कैप इधर है, बाहर की तरफ है। तो आई इधर की तरफ, के आपकी तरफ घुमा दिए, थंब विल शो डाउनवर्ड, जो क्या है? माइनस जे कैप है।
तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस जे कैप। देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर उल्टा कर दिए हैं तो ये भी क्या चीज़ आ गया, नेगेटिव आ गया है ना। तो हम कह रहे हैं क्या चीज़ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है आई कैप, यहाँ लिखा हुआ है जे कैप, तो यहाँ लिखा हुआ है के कैप, तो आप कहोगे सर आई क्रॉस जे, मतलब आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, तो क्या प्राप्त होगा, के प्राप्त होगा। जे का क्रॉस प्रोडक्ट के के साथ तो क्या प्राप्त होगा, तो आई प्राप्त होगा। और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ तो क्या प्राप्त होगा, जे प्राप्त होगा, है ना। मतलब किसी खास सर्कुलर ऑर्डर में आप घूम रहे हैं तो आंसर ये इस तरह से आएगा। इसके उल्टा घूमना शुरू कीजिएगा, आप जे क्रॉस आई निकाल रहे हैं, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ पर उल्टा के प्राप्त होगा, माइनस के प्राप्त होगा, है ना। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं कि सर आई क्रॉस जे तो कितना, तो के प्राप्त होगा, जे क्रॉस के कितना, तो आई प्राप्त होगा, ठीक है। आई क्रॉस के क्रॉस आई कितना, तो जे प्राप्त होगा। आप या तो ऐसे याद रख लो। इससे बेहतर जानते हैं क्या होता है, इससे बेहतर ये वाला होता है। बताओ आई के बाद क्या आता है, जे। तो अगर आई क्रॉस जे मतलब वो खास ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आंसर प्लस आएगा। अगर आपसे कोई पूछे जे क्रॉस आई, तो एबीसीडी में तो जे बाद में आता है, आई पहले आता है, राइट और रॉन्ग, तो आपने उल्टा ऑर्डर लिखा है। असल में एबीसीडी भूल गए क्या, एबीसीडी में क्या होता है, आई पहले जे बाद में। तो अगर आई क्रॉस जे पूछे तो इसका मतलब एबीसीडी के ऑर्डर में है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस के कैप। अगर एबीसीडी के उल्टा ऑर्डर लिखे मतलब जे आई लिखे हैं तो आंसर क्या होगा, माइनस के कैप। ये सबसे बेहतर। देखो यहाँ पर जे के बाद क्या आता है, के, ठीक है ना। तो बताइए ये जो ठीक ठाक ऑर्डर में लिखा है, जैसे एबीसीडी में जे के बाद के होता है उस तरह से यहाँ भी जे के बाद के है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस आई कैप। समझ में आ रहा है ना। और के बाद फिर उसका सर्कल मेंटेन करना, तो के बाद आई। समझ में आया बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो अगर उस तरह से ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो पॉजिटिव आंसर, ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा तो नेगेटिव आंसर। उससे भी बेहतर तरीका, सबसे बेहतर तरीका क्या चीज़, इमेजिन करो आई क्रॉस जे बोला, आई क्रॉस जे, अच्छा प्लस के कैप, ये सबसे बेहतर चीज़ है। तुरंत करके देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या चीज़, बेस वेक्टर्स। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट ही क्या कह रहा है, 8th पॉइंट बोल रहा है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में बोल रहा है। देखिए ध्यान से, अगर किसी वेक्टर का आप सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ए क्रॉस ए, तो आप सोच के देखो ए भी इधर, ए भी इधर, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री, तो निश्चित ही क्या आएगा, एक हमेशा 0 वेक्टर आएगा। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हमेशा क्या आता है, 0 वेक्टर होता है, याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात। अब सुनिए 9th पॉइंट क्या कह रहा है, 9वां नंबर पॉइंट कहता है क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, है ना, हेल्प्स टू क्या, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि यहां पर एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, कहता है एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए बी के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या होगा, एन कैप होगा, है ना। तो वो एन कैप निकालने में मदद करता है। देखिए कैसे, आप बताइए हमको ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है। वो निकलता है ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू क्या चीज, एन कैप, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो बताइए यहाँ से एन कैप क्या प्राप्त होगा, एन कैप प्राप्त होगा ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। असल में क्या है, ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है, बात सही है। यानी उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तब तो ये यूनिट वेक्टर प्राप्त होने लगेगा, और ऐसा यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा जो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, राइट। ये तो हमको फाइंड करना था, है ना। तो इससे क्या होता है कि हम किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल पाते हैं। आप पूछेगा सर ये क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कल को आपसे पूछे कि यहाँ पर भैया एक ए वेक्टर है, यहाँ पर एक बी वेक्टर है, ठीक है। कहता है एक ऐसा वेक्टर सी निकालो
जिसका मैग्नीट्यूड 5 होता होगा और C परपेंडिकुलर टू A होना चाहिए और C परपेंडिकुलर टू B होना चाहिए, ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो आप बताइए C वेक्टर कहीं इधर होगा बाहर की तरफ, यस और नो? बात सही है ना? अब सुनिएगा, अगर अच्छा C वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 5 होना है, C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना है? 5 होना है। अगर इसमें डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस 5 में डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका C वेक्टर आ जाएगा। और इधर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो इस फॉर्मूला से आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेना, उसमें C के मैग्नीट्यूड से गुना कर देना, C वेक्टर आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? मतलब हम यहाँ से C वेक्टर लिख सकते हैं। C वेक्टर क्या होगा? तो 5 उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इंटू एन कैप, जो इसका दिशा होगा एन कैप की दिशा होगा वही C का दिशा होगा, क्योंकि C भी परपेंडिकुलर है इसलिए। एन कैप कैसे निकलेगा? तो आप करना A क्रॉस B वेक्टर डिवाइड बाई A क्रॉस B वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड, है ना? तो ये तीसरा टाइप का वेक्टर आपको निकालने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, ये 9 पॉइंट हुए। इसका 10वां नंबर पॉइंट है कि अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया हो, बेस वेक्टर की फॉर्म में दिया हो, कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ना? पहले आप इनको जल्दी से नोट कीजिए, फिर उसको हम लोग देखते हैं 10th नंबर पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10 कह रहा है, देखिए ध्यान से, हम लोग बातें करने वाले हैं इसमें। डॉट नहीं भैया, अरे अरे ये हमेशा डॉट लिख देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, देखिए कहता है, मान लीजिए कि आपके पास एक वेक्टर दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। ठीक है, उसी तरह से बी वेक्टर दे रखा है बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू के कैप। ठीक है, कहता है क्या कि अब आपको अगर A क्रॉस B निकालना हो तो आप एक काम करो, यहाँ लिखो आई कैप, यहाँ लिखो जे कैप, यहाँ लिखो के कैप। ठीक, उसके बाद पहले वाले वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दो। पहले वाले वेक्टर का कोफिशिएंट कितना है? एक्स बी ए वाई ए जेड, ए एक्स ए वाई लिख दिया, ए जेड लिख दिया। दूसरे वाला वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दो, बी एक्स बी वाई और यहाँ पर क्या लिख दो? बी जेड, और इसको दो डंडे के बीच में घेर दो। तो जब भी आप नंबर्स को इस तरह से इस फैशन में अरेंज करके दो डंडे के बीच में घेर देते हो, दुनिया वाले इसको बुलाते हैं डिटरमिनेंट। क्या बुलाते हैं? डिटरमिनेंट। मैथमेटिक्स क्लास 12 है ना, उसमें एक चैप्टर आएगा आपका डिटरमिनेंट, है ना, उसमें हम लोग सीखते हैं, डिटेल में सीखते हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बट शॉर्टकट तरीका सीखेंगे कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल बस इस वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए देखिए, फिलहाल ये जो डिटरमिनेंट है, ऐसा कहा जाता है ये डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ है और ये वाला चीज़ है, इसको कहते हैं रॉज। पहला रॉ, दूसरा रॉ, तीसरा रॉ। दिस इज योर रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं क्या चीज? कॉलम। 1 2 3। तो कितने ऐसे ऐसे कॉलम बने हुए इसमें? 3 कॉलम। तो इसमें 3 रॉ है, 3 कॉलम है, इसलिए इसको कहते हैं ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट। कल को अगर मान लो यहाँ पर आ जाए 2 3 4 5 और ऐसे डंडी के बीच में, तो ये डिटरमिनेंट है। ये कितने क्रॉस कितने का है? 2 क्रॉस 2 का है। कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट है? ये 2 क्रॉस 2 का। और कहता है कि 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि इसको इससे गुना कर दीजिए, समझे? ऐसे तिरछा 2 × 5 माइनस, अब इसको इससे गुना कर दीजिए, दैट इज 3 × 4। आंसर कितना है? -2। इतना आसान होता है डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। ये बिल्कुल एकदम सेम टू सेम है जैसे आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था ना, हाँ है ना, जिससे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वही सेम टू सेम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 3 4 5, इस तरह से कैसे सॉल्व होगा? यस,
तो 5 इंटू 1 माइनस 3 चौका 12, कितना आ गया 5 माइनस 12 कितना आ गया, ये माइनस आ रहा है। 2 क्रॉस 2 सॉल्व कैसे होता है। चलिए अब हम लोग 3 क्रॉस 3 देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा तो साफ करेंगे इसको, है ना, बढ़िया से लिखेंगे फिर दोबारा। देखिए ध्यान से, कहता है क्या चीज़, यहाँ पर आप आई कैप लिखो, यहाँ पर आप जे कैप लिखो, यहाँ के कैप, यहाँ पर पहले वेक्टर का कोफिशिएंट ax, ay, az, दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट bx, by, bz, इसको डिटरमिनेंट में घेर दो। ठीक है, अब जो कहता है क्या चीज़ कि a क्रॉस b करोगे तो डेफिनेटली आपको एक वेक्टर प्राप्त ही होगा, और वेक्टर प्राप्त होगा तो उसमें कुछ आई कैप होगा, कुछ आई कैप होगा, उसी तरह से कुछ उसमें जे कैप होगा, तो सा नज़दीक लिखो, है ना, और कुछ उसमें के कैप होगा। कुछ आई कैप के सामने होंगे, कुछ जे कैप के सामने होंगे, कुछ के कैप का हिस्सा होगा, राइट। अच्छा, आई कैप वाला कैसे निकलेगा, सुनिएगा ध्यान से क्या कर रहा है। जब भी आपको आई कैप के साथ वाला कोफिशिएंट निकालना है तो आई कैप जिस रो में उसको छुपा दो, आई कैप जिस कॉलम में उसको छुपा दो। तो ये तो आप छुपा ही दोगे, ये आप छुपा ही दोगे, क्या बच रहा है देखो तो ए वाई इंटू बी जेड बचा। देखो आपने ये तो छुप ही जाना, ये तो छुपा ही हुआ है, मान लो इसको छुपा दो, क्या बचा ए वाई इंटू बी जेड, यस ये वाला क्या लिखोगे ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, बी वाई इंटू ए जेड लिखोगे नहीं लिखोगे बताओ, आसान है। उसी तरह से जे कैप वाले कोफिशिएंट लिखना तो क्या करोगे, जे कैप वाले कॉलन को और जे कैप वाले रो को छुपा देंगे। तो ये तो समझो हमेशा ही छुपा हुआ है, जे कैप के कारण ये छुपा हुआ है, कॉलन को भी छुपा दो, क्या बचा बी एक्स ए एक्स इंटू बी जेड, क्या लिखेंगे यहाँ पर ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड लिखेंगे, दैट इज बी एक्स इंटू ए जेड। सही, के कैप लिखना तो के कैप वाले रो को छुपा दो, ये तो छुपा ही हुआ है, कॉलम को छुपा दो, यहाँ पर क्या बचा ए एक्स इंटू बी वाई, था ना आसान, ए एक्स इंटू बी वाई माइनस छुपा हुआ है बी एक्स इंटू ए वाई, दैट इज बी एक्स इंटू क्या ए वाई। बस इतना काम करना है। ये तो आपने कोफिशिएंट लिखना सीख लिया है कि जिसका कोफिशिएंट को लिखना है उसके रो उसे कॉलम को छुपा के बाकी 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना है। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, सवाल उठता है इस आई क्या है कौन सा साइन होगा, जे क्या है कौन सा साइन होगा, और के क्या है कौन सा साइन होगा। देखिए ध्यान से, जब भी आप डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे अपने चैप्टर में ना, तो आपको उसमें मालूम चलेगा, कोफैक्टर जब निकालेंगे है ना डिटरमिनेंट का, तो मालूम चलेगा इस जगह का साइन पॉजिटिव होता है, इस जगह का साइन नेगेटिव होता है, इस जगह का साइन पॉजिटिव होता है। अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ये देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस। डिटरमिनेंट में जितने भी संख्याएं होंगी उन सभी पोजीशंस के अपने कुछ साइन होंगे, ये पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पर आई कैप था, यहाँ जे कैप था, यहाँ के कैप था, तो आई कैप का साइन क्या होगा, निश्चित ही पॉजिटिव। जे कैप का साइन क्या कंसीडर किया जाएगा, यस नेगेटिव। के कैप का साइन क्या कंसीडर किया जाएगा, यस पॉजिटिव। ध्यान रखना है, कल को अगर 4/4 का डिटरमिनेंट हो जाए 4 क्रॉस 4 का, तो यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा लिखेंगे। 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट हो गया ये, और साइन कैसे, बिल्कुल अल्टरनेट प्लस माइनस सब। ठीक है, तो अभी तो मान लीजिए कल को यहाँ पर के बाद एल कैप भी आ गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन आ गया, तो क्या लिखोगे, अगला होगा माइनस ऑफ एल कैप। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये सब फालतू बात नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपको सभी जगहों के साइन आपको पता है। तो आई कैप का साइन पॉजिटिव होता है, जे कैप का नेगेटिव होता है, के कैप का पॉजिटिव होता है, इसलिए जे कैप वाले में क्या आएगा, सिर्फ नेगेटिव है, बाकी सब जगह क्या आएगा प्लस प्लस। इतना आसान है। ठीक है, आप फॉर्मूला को मत याद करो, आप इस प्रोसेस को याद करो। चलिए इस पर हम लोग उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। अगर आपको कोई बोले कि ए वेक्टर बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और एक बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, आपसे पूछा a क्रॉस b कैसे निकालोगे, तो देखो एकदम साधारण तरीका। a क्रॉस b के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाते हैं, उसमें यहाँ लिखते हैं i कैप,
यहाँ लिखते हैं जे कैप, यहाँ लिखते हैं के कैप। ठीक, अच्छा उसके बाद यहाँ पर इसे कोफिशिएंट 2 3 5, पहले वेक्टर का कोफिशिएंट लिख दिया हमने 2 3 5, दूसरे वेक्टर का कोफिशिएंट में यहाँ लिख देंगे 1 1 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आई कैप के साथ आएगा, ठीक, कुछ जे कैप के साथ आएगा और कुछ के कैप के साथ आएगा। आई कैप के सामने वाला साइन पॉजिटिव होगा, जे कैप के सामने वाला साइन नेगेटिव होगा, क्योंकि इस जगह का साइन नेगेटिव होता है। जगह का साइन नेगेटिव कैसे होता है, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में जो हम लोग जाएंगे, है ना, 12th क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स में देखते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर में, तो हमको डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर निकालना सिखाया जाता है। ठीक है, कोफैक्टर निकालना सिखाया जाता है, तो उसमें हमको बताया जाता है कि इस जगह का साइन कैसे डिसाइड होता है, तो -1 टू द पावर m प्लस n से डिसाइड होता है। m क्या है, रॉज, ये क्या है, कॉलन। ठीक है, तब बताओ यहाँ का एलिमेंट किस रॉज में है, पहला रो में है, पहले रो में है ना, तो m बराबर क्या लिखेंगे 1, और कौन सा कॉलन है, दूसरा कॉलन है, तो n बराबर क्या लिखेंगे 2, मतलब -1 का पावर 3 जो कि कितना आएगा -1, जगह का साइन क्या हो गया, नेगेटिव। अच्छा, इस जगह का साइन डिसाइड किया तो क्या करोगे, -1 टू द पावर m प्लस n करोगे, तो ये पहला रॉज है और थर्ड कॉलन है, मतलब पहला रॉज और तीसरा कॉलन करोगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, प्लस आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह साइन डिसाइड करते हैं। फिलहाल हमको उतना डिटेल में नहीं आना है, आप बस याद रखो ऐसे प्लस माइनस प्लस, बस वेक्टर के लिए। ठीक है, शॉर्टकट में चलेंगे, यहाँ पर डिटेल में डिटर्मिनेंट में बात होगी। देखिए आई कैप के साथ जो है कैसे लिखा जाएगा, तो आई कैप वाले को छुपा दो, क्या बचा 3 × 1 -1 × 5, साधारण, गुड। जे कैप वाले को छुपा दो 2 × 1, अच्छा, -1 × 5, कोई संदेह इसमें, है ना आसान, चलिए बहुत बढ़िया। के कैप के लिए तो के कैप को छुपा दो 2 × 1 -1 × 3, ये सर नो कितना आ गया देखना जरा, ये आ गया, अरे भैया ये आ गया आई, और 3 में से 5 गया -2 आई कैप, सही है, 2 में से 5 गया -3 और ये माइनस, तो +3 जे कैप, और इसके आगे प्लस साइन होता है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 में से 3 गया -1 के कैप, ये इसका क्या आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा, अगर मान लो कल को आपसे पूछता B क्रॉस A कितना होगा भैया इसी क्वेश्चन में, तो B क्रॉस A के लिए क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब B वाले कोफिशिएंट पहले लिखो 1 1 1, सही, और A वाले कोफिशिएंट बाद में लिखो 2 3 5, 2 3 5, लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे तो वेक्टर आंसर तो वेक्टर प्राप्त होगा। वेक्टर प्राप्त होगा मतलब इसमें कुछ आई कैप आएंगे, कुछ जे कैप आएंगे और कुछ के कैप आएंगे। यस और नो, सोचो जरा। आई कैप के साथ वाला कोफिशिएंट कैसा, साइन क्या होगा, साइन साइन, तो आई के सामने वाला साइन पॉजिटिव, जे के सामने वाला साइन नेगेटिव, के सामने वाला साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, बहुत बढ़िया। आई कैप के साथ वाला कैसे लिखाता है, तो जिसके साथ वाला लिखना है उसको छुपा दो, तो क्या बचा 1 × 5 -3 × 1, 2 × 2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आपको आता है ना, बहुत बढ़िया। उस तरह से माइनस जे के वाले का इसे छुपा दो, तो क्या देखो ना 1 × 5 -2 × 1 दैट इज 2। ठीक, उस तरह से के कैप वाले को लिखना क्या करोगे, तो के कैप को छुपा दो, अच्छा 1 × 3 3 आएगा, -2 × 1 2 आ गया, सही है। कितना आ रहा है बताओ जरा, ये आ रहा है 4 आई कैप -3 जे कैप, और ये आ जाएगा +1 के कैप, राइट और रॉन्ग। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, काफी आसान है। अब सुनिए ध्यान से एक बात, जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप इसमें बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको एक चीज दिखने लगेगा। देखिए आपको क्या दिखा रहे हैं, आप जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो पहले डिटरमिनेंट ड्रॉ कर रहे हैं, फिर उसको ऐसे तोप ताप के सॉल्व कर रहे हैं, है ना। आप सोच के देखो, जब आप आई कैप के साथ वाला निकाल रहे हैं तो आप क्या छुपा रहे हैं, आई कैप वाले को छुपा रहे हैं, मतलब 2 और 1 को छुपा रहे हैं, तो क्या दिख रहा है 3 1 और 5 1 दिख रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं।
इस चीज को यहां भी छुपा के देखो, इस 2 और इस 1 को छुपा के देखो, तो वही चीज यहां भी दिख रहा है 3 1 5 1, राइट और रॉन्ग। मतलब ये जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो यहीं से देख के, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख कर सकते हो। 2 1 को छुपा, आई के साथ में क्या करना था, 2 1 को छुपाना था, छुपा दो आप यहाँ से, तो क्या लिखोगे 3 × 1, यहाँ भी वही हो रहा था 3 × 1, यहाँ पर 1 × 5 1 × 5 आ गया, राइट और रॉन्ग। जे कैप माइनस जे कैप लिखना तो कैसे करते थे, इस 3 1 को छुपाते थे, तो वही 3 1 यहाँ से छुपा के देख लो, 3 1 छुपाते थे, यहाँ पर बचता था 2 1 5 1, यहाँ भी 3 1 छुपाओगे तो बचेगा 2 1 5 1, तो आप वहीं से देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, है ना। उसी तरह से देखो ध्यान से, यहाँ से के कैप लिखते समय क्या करते हैं, 5 1 को छुपाते हैं तो 2 1 3 1 दिखता है, उसी तरह से ये के कैप छुपाइए क्या दिखेगा 2 1 3 1, सेम काम। तो अगर आपको आई कैप लिखना पड़े तो क्या करो, आई कैप छुपा दो, क्या बचा देखो तो 3 × 1 - 1 × 5, 3 - 5। उसमें से माइनस जे कैप लिखना तो क्या करोगे, जे कैप छुपा दो, तो क्या हो जाएगा 2 1 × 2, अब 5 1 × 5 लिख दिया, यस और नो। के कैप लिखना तो क्या करो, के कैप को छुपा दो, क्या करेंगे 2 1 × 2 - 3 1 × 3, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कल को अगर इस तरह से वेक्टर आए, देखो ध्यान से, सी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, समझ में आ रहा है। और एक वेक्टर दे रखा है डी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, इस तरह से आ गया। कहता है हमको ना सी क्रॉस डी चाहिए, तो सी क्रॉस डी निकालने का तरीका होगा, इसका कुछ आई कैप आएगा, इसका कुछ माइनस जे कैप आएगा और इसका कुछ प्लस के कैप आएगा, यस और नो। ठीक है, आई कैप वाला कैसे लिखाएगा, तो आई कैप को तोप दो, ढक दो इसको, क्या आएगा 1 × 4 माइनस, छुपाना है इसको 3 × 1, बोलो हाँ कि ना। अच्छा सर बड़ी शानदार चीज है ये, तो डायरेक्टली लिखा जाएगा ना। जे कैप के लिए क्या करेंगे, छुपा दो इसको, तो देखो तो क्या है 1 × 4, अच्छा 4 माइनस, ये के कैप कहाँ से आ गया बीच में, हट कहाँ से घुस गया भाई, अच्छा 1 × 4 हो गया माइनस 2 × 1, सही है। के कैप वाला कैसे लिखेंगे, तो के कैप छुपा दो, क्या बचा 1 × 3 माइनस, देखो 1 × 3 माइनस 2 × 1, सही। क्या आएगा बताओ जरा, ये आएगा आई कैप, ये आएगा -2 जे कैप और ये आएगा प्लस के कैप। कितना साधारण है, बस एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, सही है ना। अच्छा मान लो कल को अगर सवाल दे दे इस तरह से, यहाँ देते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह बाकी है, दे दे पी वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, समझे, और क्यू बराबर दे रखा है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसा दे दिया, सही। तो देखो यहाँ से पी क्रॉस क्यू कितना लिख लेगा, जो है ना जो पी पहले है जैसे मतलब पी को ऊपर वाला लाइन में लिखना है, क्यू को नीचे वाला लाइन में लिखना है, ठीक है। देखो आई कैप के लिए क्या आएगा, आप सोच के देखो, आई कैप वाले के लिए आई कैप वो छुपा देंगे, आई कैप वाले को छुपा दो, क्या बचा 6 दूनी का 12 माइनस 15, 12 माइनस 15 आई कैप आएगा। अच्छा उधर से माइनस जे कैप आएगा, सही है ना। माइनस जे कैप में क्या लिखेंगे, जे कैप वाले को छुपा दो, आप छुपा दिया, क्या बचा 6 माइनस 12 6 माइनस 12 आएगा। उधर के कैप वाले क्या करेंगे, प्लस के कैप, बोलिए के कैप वाले को छुपा दो, क्या बचेगा 5 माइनस 8, 5 माइनस क्या होगा 8, कितना आंसर आएगा यहां से, इसका आंसर आ जाएगा देखो तो -3 आई कैप प्लस 6 जे कैप और -3 के कैप। कितना आसान है ना। क्रॉस प्रोडक्ट आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, आप चाहो तो डिटरमिनेंट ड्रॉ करके बनाओ, अब तो इतने होशियार हो गए हो कि बिना डिटरमिनेंट का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना है सिर्फ इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, और जे क्या है, क्या शुरुआत करना है माइनस लगा करके, क्योंकि डिटरमिनेंट में जो सेकंड पोजीशन होता है तो साइन क्या कंसीडर करना चाहिए, नेगेटिव कंसीडर करना चाहिए, समझ में आया बात। चलिए तो दिस इज
ऑल अबाउट क्या चीज़, द क्रॉस प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये 10वां नंबर पॉइंट था। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, सो नोट करो जल्दी से। चलो स्टूडेंट्स, आपके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद, है ना, हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। एकदम बेसिक सवाल है, इसके बाद एक और सेट ऑफ क्वेश्चन लेंगे, है ना, उसमें थोड़ा सा अच्छे सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है अ वेक्टर ए, है ना, एक वेक्टर ए है विच पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड। एक वेक्टर ए है जो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। वर्टिकली अपवर्ड मतलब ये अगर आपका जमीन है, सतह है, तो वर्टिकली अपवर्ड मतलब इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। और बी पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ किधर होता है, तो नॉर्थ अगर मान लीजिए कि ये रहा हमसे आगे की तरफ नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, आप इस तरह से लिखते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वर्टिकल जमीन बनाते हो तो कैसे बनाते हो, इस तरह से करते हो, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे रहता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। बिल्कुल आप इसको ऐसे देखो, क्या हो जाएगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इस तरह से। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे हॉरिजॉन्टल जमीन पर ऐसे, ठीक है। और वेक्टर ए किधर है, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब वेक्टर ए ऊपर की तरफ। अच्छा, वेक्टर ए ऊपर की तरफ है, वेक्टर ए ऊपर की तरफ, अच्छा। वेक्टर बी नॉर्थ की तरफ, अच्छा, वेक्टर बी आपकी तरफ है। तो ए वेक्टर ऊपर है, बी वेक्टर उधर है, ए क्रॉस बी की तरफ होता है, ए की तरफ हाथ रखा, बी तरफ घुमा दिया, अच्छा ये, अरे ये तो वेस्ट की तरफ है ना, तो इसका पॉइंटिंग किधर होगा, अलोंग वेस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आसान है। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, ए और बी का जो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं वो क्या क्या हो सकता है, तो आप देखो ध्यान से। पहला, ग्रेटर देन ए इंटू बी। आप बताना हमको कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है, यस और नो। तो आप अभी अभी एक पॉइंट देखे थोड़ा देर पहले कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा छोटा या बराबर होता है किसके, ए इंटू बी के। आप या तो पॉइंट याद रख लो, अगर पॉइंट नहीं याद रहता है तो गोली मारिए उस पॉइंट को। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ से ए क्रॉस बी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिवाइड बाई ए बी, तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और साइन थीटा जो है ये हमेशा 1 से बड़ा, छोटा या बराबर रहेगा 1 के, है ना। आप कह सकते हैं अच्छा सर, मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए इंटू डिवाइड बाई ए इंटू बी हमेशा छोटा या बराबर रहेगा किसके, 1 के। यानी हम कह सकते हैं कि अच्छा ए क्रॉस बी हमेशा छोटा या बराबर रहेगा ए इंटू बी के का मैग्नीट्यूड, है ना। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से या तो छोटा रहता है नहीं तो बराबर हो सकता है। तो ये इक्वल टू ए भी हो सकता है और साथ में लेस देन ए भी हो सकता है। ग्रेटर देन तो कभी भी हो नहीं पाएगा। और जीरो, अच्छा जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, जीरो के बड़ा या बराबर। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि अगर ए और बी का डायरेक्शन या तो बिल्कुल अपोजिट हो जाए 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री, तब तो आंसर इसका जीरो आ सकता है, और नहीं तो जीरो से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो अच्छा, इसका आंसर जीरो भी हो सकता है, मे भी लिखा ना, तो इक्वल टू भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, बट ग्रेटर कभी भी नहीं हो पाएगा। ध्यान रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अब इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है इफ ए बी और सी, दिखाई दे रहा है आपको, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी करने पर जीरो आ रहा है और ए डॉट सी करने पर भी जीरो आ रहा है, ठीक है। तो कहता है क्या चीज, ए वेक्टर किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा। सुनिए ध्यान से, अगर ए डॉट बी जीरो है, इसका साफ साफ अर्थ निकलता है ए परपेंडिकुलर टू क्या होगा, बी, ठीक है। तो अगर ए परपेंडिकुलर है बी के तो ए पैरेलल टू बी तो हो नहीं सकता है, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गया काम से, राइट। अच्छा, उसी तरह से ए डॉट सी करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू सी है, यस। और अगर ए परपेंडिकुलर टू सी है तो ए पैरेलल टू सी तो हो नहीं सकता है, तो ऐसे ही गया, राइट। अच्छा, बी डॉट सी कोई वेक्टर तो ऐसे ही नहीं होता है,
अब कोई वेक्टर और स्केलर और परपेंडिकुलर, ये तो बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो ऐसे ही गया, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ये बनाने का सबसे फालतू तरीका, ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि 3 ऑप्शन गए काम से तो चौथा आंसर होगा ही, हो सकता है कहीं चौथा भी गलत हो। कैसे करेंगे बताइए, कैसे कैसे? फिलहाल तो चलिए 3 गलत है तो एक सही होना ही है, ये ऐसे नहीं बनाना चाहिए क्वेश्चन। आप उसको महसूस करिए कि वो है क्या चीज़। आप बताइए, अगर A परपेंडिकुलर टू B है और A परपेंडिकुलर टू C है, इसका मतलब ये संभावना है कि B वेक्टर है ना और C वेक्टर किसी एक प्लेन में होते होंगे, ठीक है, और A वेक्टर क्या रहता होगा, इसके परपेंडिकुलर, तो C के परपेंडिकुलर भी है और साथ में B के परपेंडिकुलर भी है। देखो तो ऐसा संभावना है कि नहीं है कि नहीं है? मतलब A वेक्टर C पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, B पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब B C अगर इसी एक प्लेन में कंसीडर करें तो A वेक्टर पक्का उस प्लेन में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका ये आउटकम निकाल सकते हैं। आप सुनिए ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे जरा B क्रॉस C निकाल के दिखाओ, B क्रॉस C निकाल के दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, B की तरफ हाथ रखेंगे, C की तरफ घुमा देंगे, तो ये तो ऊपर हो गया, यानी B क्रॉस C का भी दिशा किधर होने वाला है, B क्रॉस C भी किधर आने वाला है, ऊपर ही आने वाला है। B क्रॉस C भी किधर ऊपर आने वाला है, ऊपर आने वाला है। तो देखो तो क्या A वेक्टर B क्रॉस C के पैरेलल नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो हम कह सकते हैं अच्छा सर, मतलब A जो होता है होगा पैरेलल हो सकता होगा किसके, B क्रॉस C के। राइट है, कितना आसान चीज है, राइट। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन P प्लस Q एंड P क्रॉस Q। आप बताइए, हम लोग ये कंसेप्ट देखे हैं कि जब भी किसी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो आप सोच के देखो, ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, ऐड कैसे करते हैं, तो आप कहते हो कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो देखो तो ध्यान से, ये क्या आएगा, P प्लस Q आएगा कि नहीं आएगा। असल में P प्लस Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल को। और डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो तो पैरेललोग्राम के प्लेन में ही होता है, राइट। कैसे, अच्छा सर, मतलब सम ऑफ वेक्टर जो होता होगा ना, वो P वेक्टर और Q वेक्टर के प्लेन में ही रहता होगा। ये कभी भी ये P प्लस Q इसके प्लेन को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, है ना। मतलब हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल लिए कि P प्लस Q जो भी वेक्टर होता होगा ना, वो P और Q के प्लेन में होता होगा। तो आप सोच के देखो, मान लो कि यहां पर एक प्लेन है, बड़ा सा प्लेन बनाओ, आप बना दिया आपने प्लेन, देखो तो ठीक, ये आपने प्लेन बना दिया ऐसे हॉरिजॉन्टली, राइट। अच्छा, इस पर आपने रखा एक P वेक्टर, इस पर रखना आपने क्या, Q वेक्टर रख दिया आपने, इसी प्लेन पर रख दिया आपने। अब कहता है क्या चीज, बताना जरा, P प्लस Q किधर होगा था, इसका पैरेललोग्राम लगा दो आप, ये क्या होगा, P प्लस Q, वो निश्चित ही इसी प्लेन पर होगा, है ना। अब बताना जरा, P क्रॉस Q किधर होता है, तो P क्रॉस Q तो ऊपर इस प्लेन में क्या होता है, ठीक परपेंडिकुलर, P क्रॉस Q। आपसे पूछा रहा है क्या चीज, कि ये वाला जो आया कौन सा, ये ब्लू वाला, P प्लस Q और इसके बीच का एंगल कितना होगा। तो P प्लस Q तो इसी प्लेन में है, P क्रॉस Q ऊपर है, मतलब इसके बीच का एंगल कितना आने वाला है, बताओ जरा, इसके बीच का एंगल भी कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो होगा इस P प्लस Q पर परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो आपका आंसर कितना होगा, π/2, मतलब 90 डिग्री, है ना आसान। आप जल्दी से नोट करें, फिर अगला सवाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने 3 सवाल और हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग है। तो मान लो ये रहा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो एक वेक्टर इधर की तरफ है। अच्छा सर, समझ में आ गया, ये आई कैप के लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है इफ इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विथ अनदर वेक्टर F2, किसी F2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है और वो दोनों वेक्टर 0 नहीं है, याद रखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो भी आप लिखते हैं A क्रॉस B इक्वल टू 0 वेक्टर है, इसका मतलब ये हो सकता होगा कि हो सकता है A वेक्टर 0 वेक्टर हो, या फिर हो सकता है B वेक्टर 0 वेक्टर हो। अगर A वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है और B वेक्टर 0 वेक्टर नहीं है, तो निश्चित ही पक्का A पैरेलल टू B होता होगा, तभी ये 0 आ सकता है। इसको 0 आने का मीनिंग क्या है, या तो A 0 होता होगा, नहीं तो B 0 होता होगा, और अगर ये दोनों वेक्टर 0 नहीं है तो पक्का A पैरेलल टू B होता होगा, तभी इसका क्या आंसर 0 आ सकता है।
तो कह रहा है अगर कोई एक वेक्टर है जो नॉन जीरो वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर कंसीडर हमने किया है क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, और ये भी क्या कंसीडर किया हमने, नॉन जीरो वेक्टर कंसीडर किया है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर नॉन जीरो और डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पक्का वो वेक्टर क्या होते होंगे, आपस में पैरेलल होते होंगे। तो अगर ये वेक्टर आई कैप की तरफ है, पहला वाला वेक्टर किधर है, आई कैप की तरफ, तो दूसरा वाला वेक्टर भी आई कैप की तरफ होना चाहिए, नहीं तो माइनस आई कैप की तरफ होना चाहिए। तो आप देखो पहला वाला वेक्टर तो जे कैप की तरफ है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये आई है और ये 4j है, दो वेक्टर इधर के दूसरा वेक्टर इधर की तरफ हो, तो आई क्रॉस जे कभी भी जीरो तो नहीं आएगा। आई कैप प्लस जे कैप का माइनस, मतलब वो वेक्टर दूसरा ये वाला वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो इस वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका एंगल कितना है, 180 नहीं है और जीरो भी नहीं है। ठीक है, अच्छा ये वेक्टर किधर हो सकता है, ये वेक्टर तो इधर होगा, तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, अभी भी नहीं, अभी भी डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा। ये वेक्टर किधर को है, ये वेक्टर इधर को है, -4i कैप। अच्छा सर, मतलब इसके बीच का एंगल 180 है, तो प्रबल संभावना है कि ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। आप इसको सिंपली सोच सकते थे डायरेक्टली कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जीरो कब आता है, जब ए जीरो हो या फिर बी जीरो हो। अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो पक्का पैरेलल हो। तो यहाँ तो ये दोनों जीरो नहीं है, तो निश्चित ही गिवन ये वाला F2 वेक्टर और ये वाला वेक्टर पैरेलल होना चाहिए या फिर एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताना जरा, तो एंटी पैरेलल इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो आई कैप के एंटी पैरेलल में ये है। बस कहानी खत्म, राइट। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है, कहता है इफ ए डॉट बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी कैसे निकलता है, ए डॉट बी निकलता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। बात सही है, तो ये बराबरी कर रहा है ए बी साइन थीटा का। ठीक है, तो बताओ ए बी से ए बी कट गया, यानी कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री। अच्छा, मतलब इससे एक आउटकम निकल गया कि पक्का दोनों वेक्टर के एंगल कितना होते होंगे, 45 डिग्री। तो कहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल 45 है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो वो निकलता है √a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 45 डिग्री। और कॉस 45 डिग्री होगा कितना, 1/√2। अब ये √2 से ये 2 कट जाएगा √2 बार में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी नंबर। इतना साधारण है, सही। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, कहता है इफ ए वेक्टर इक्वल टू इतना है, बी वेक्टर इक्वल टू इतना है, कह रहा है देन विच ऑफ द, विथ नहीं वो मिसप्रिंट हो गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है आपको, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, कह रहा है ए क्रॉस बी जीरो वेक्टर आना चाहिए, तो ए क्रॉस बी निकाल के आप इसका देख लो और देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना, हम इसको मिटा रहे हैं, सुनना ध्यान से। तो ए कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप। बी कितना है, तो आप देखो 6i कैप प्लस 8j कैप। निश्चित ही जब आप ए क्रॉस बी निकालिएगा तो इसमें कुछ i कैप होगा और कुछ j कैप होगा। इसको साथ में आप 0 k कैप लिख सकते हो, इसको साथ में आप 0 k कैप लिख सकते हो, राइट। चलो ध्यान से देखो, तो आई कैप के साथ वाला कैसे लिखते हैं, तो आई कैप को छुपा दिया हमने। ठीक है, 4 इंटू 0 8 इंटू 0। अच्छा, मतलब ये क्या आ गया, 0। माइनस जे कैप लिखते हैं, है ना। अब जे कैप को छुपा दो तो क्या बचेगा, 0 इंटू 0, मतलब ये 0 हो गया। प्लस कुछ के कैप आएगा, कितना के कैप आएगा, तो के कैप को छुपा दो। सही है, कितना आ रहा है बताना जरा, 8 तिरका 24, 6 चौका 24, 24 माइनस 24 के कैप। ये क्या आ गया, 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0 के कैप। आया कि नहीं आया, मतलब क्या है, जीरो वेक्टर नहीं है। आप इस माइनस में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 0 माइनस 0 कोई मीनिंग नहीं है ना। चलिए, तो ये क्या आ गया, जीरो वेक्टर आ गया। मतलब हम कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक और तरीका होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर चेक करने का। देखो ध्यान से कैसे, ये तो तरीका है ही, सुनना ध्यान से। आप देखो बी वेक्टर जो है ऐसा लगता है 2 इंटू ए करने से प्राप्त हो गया। देखो तो
ए में 2 से गुना करो, क्या हो जाएगा, बी प्राप्त हो जाएगा। तो अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब क्या है कि बी वेक्टर जो है वो एक वेक्टर क्या है, डबल है। हाँ, और डायरेक्शन क्या होगा, तो जो बी का डायरेक्शन होगा वही ए का डायरेक्शन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इतना है तो पक्का बी वेक्टर इतना होता होगा, डबल उसका। और डायरेक्शन क्या होगा, जो ए का डायरेक्शन होगा वही बी का भी डायरेक्शन होगा। तो एंगल क्या है वैसे भी 0 डिग्री, और एंगल बिटवीन वेक्टर 0 डिग्री, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना है, निश्चित ही 0 आना है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, राइट है कि राइट है। कैसे पता चला कि ये 2 टाइम्स है, आप देखो ध्यान से, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का रेशियो लेके देखो। तो इसका कोफिशिएंट का रेशियो लो 3/6 और इसे कोफिशिएंट का रेशियो लो 4/8, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आया, इसका मतलब क्या है कि इसका ठीक डबल है ये, राइट है ना। तो जब भी रेशियो इस तरह से इक्वल आ जाए, समझ जाएंगे वो दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा। यानी कि कोलिनियर वेक्टर को चेक करने का एक और मेथड हमारे सामने आया है ना। क्या चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्या चीज कह रहा है कि अगर कल को अगर एक वेक्टर ए दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है, और एक वेक्टर बी दे रखा है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो कोलिनियर होगा, इस बात को साबित करने के 2 तरीके होंगे। पहला तो आप a क्रॉस b निकाल के देखना, अगर 0 आ गया तो कहना क्या है, दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, राइट। अच्छा, अगर कल को ax बाई bx का वैल्यू ay बाई by का वैल्यू और az बाई bz का वैल्यू बराबर हो जाए, अगर ऐसा भी हो जाए तो भी कह देना कि a क्रॉस b क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि a और b वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियरिटी के 2 कंडीशन आपको याद रखने हैं। पहला क्या चीज, क्रॉस प्रोडक्ट प्रोसेस से बिल्कुल निकाल के देखो, 0 आ जाए तो कहना कि बल्ले बल्ले, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात, इनके रेशियो चेक करना, अगर बराबर हो तो क्या कहना, बल्ले बल्ले, ठीक है ना। दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। 2 कंडीशन याद रखना आप हमेशा। क्या चीज, एक क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना है, 0 वेक्टर आ गया तो मजा आ गया, फिर मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और ax bx ay by az bz का रेशियो चेक करना, अगर बराबर है इसका मतलब पक्का उसके मल्टीपल के फॉर्म में है, तभी तो रेशियो बराबर आएंगे, और मल्टीपल के फॉर्म में होंगे तो निश्चित ही उसी की तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में, तो a क्रॉस b फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को लेकर के हम एक सवाल लेते हैं आपके लिए ना, आप जल्दी से नोट करिए इसको। स्टूडेंट देखिए, पिछले कंसेप्ट पर आधारित हम आपके लिए सवाल लिए हैं। कहता है कि लैम्डा का वैल्यू कितना होना चाहिए, है ना, ताकि ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या हो, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो अगर 2 वेक्टर पैरेलल हैं तो हमने सीखा कि पक्का उन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता होगा वो 0 वेक्टर आता होगा, या फिर इस वेक्टर से कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता होगा, करेक्ट और नॉट। तो पहले हम ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करके देखते हैं, है ना, और फिर वो रेशियो वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो a वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर है आपका -4i कैप माइनस 6j कैप और प्लस लैम्डा k कैप। आपको बोला गया जरा a क्रॉस b बताइए। तो a क्रॉस b कितना होगा, तो हमको मालूम है कुछ i कैप के साथ आएगा, कुछ माइनस j कैप के साथ आएगा और कुछ प्लस k कैप के साथ आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है। तो आई कैप के साथ क्या आएगा, तो आई कैप को छुपा देंगे, ठीक। ये आ रहा है देखिए, तो 3 लैम्डा माइनस, देखिए ध्यान से, -6 इंटू -1 दैट इज +6, सही है। माइनस जे कैप में क्या आएगा, तो माइनस जे कैप में इसको छुपा दो आप, पूरे को, इस पूरे को आप छुपाओगे, देखो ध्यान से, तो क्या प्राप्त होगा बताना जरा। 2 इंटू लैम्डा माइनस -4 इंटू -1 दैट इज 4, सही है। उसी तरह से के कैप के साथ क्या आएगा, तो आप के कैप को छुपा दो, क्या बचा, -12 माइनस -12, सही है ना। अब देखना जरा ध्यान से, चूंकि ये दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। हम कहेंगे सिंस ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, इसका मतलब है
ए क्रॉस बी पक्का क्या होना चाहिए, जीरो वेक्टर होना चाहिए, करेक्ट और नॉट। तो देखिए ध्यान से, तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो आई कैप होना चाहिए प्लस जीरो जे कैप होना चाहिए प्लस जीरो के कैप होना चाहिए, यस और नो, राइट। चलिए, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला चीज़ भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ये वाला चीज़ भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये बेचारा जीरो तो है ही, है ना। तो इन दोनों को अगर आप जीरो करते हो तो यहाँ से प्राप्त होगा 3 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसको जीरो करोगे तो फिर से क्या आएगा, फिर से यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 2 ही आएगा। मतलब लैम्डा इक्वल टू 2 होगा तब जाकर के इसके कोफिशिएंट भी जीरो होंगे, इसके कोफिशिएंट भी जीरो होंगे, इसके कोफिशिएंट जीरो हैं ही, तो ये पूरा पूरा जीरो वेक्टर हो जाएगा, राइट। अच्छा, इस चीज़ को आप रेशियो से देख सकते थे। हमको पता है कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, तो अगर मान लो ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो आपको मालूम है अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो ए एक्स बाई बी एक्स बराबर होता है किसके, ए वाई बाई बी वाई बराबर होता है ए जेड बाई बी जेड के। आप ये कंसेप्ट का भी इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो। देखो क्या, यहाँ है 2 और यहाँ है -4, मतलब 2 डिवाइड बाई -4 बराबर होना चाहिए 3 डिवाइड बाई -6, और जो कि है भी, है ना, इक्वल टू होना चाहिए -1 डिवाइड बाई लैम्डा, -1 डिवाइड बाई क्या चीज़, लैम्डा। ये तो बेचारा दोनों मिलकर के 1/2 तो है ही, तो 1/2 -1/2 इक्वल टू -1 बाई लैम्डा, सो लैम्डा कितना आ रहा है, 2। अच्छा, मतलब ये भी चेक करके आप सेम टू सेम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो, फिर आपके लिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए 2 सवाल और, है ना। क्या कह रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप बताओ, अगर मान लो कि ये ए वेक्टर है, अगर मान लो ये बी वेक्टर है, तो आप बताना ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर होता है। ए क्रॉस बी वो वेक्टर होता है जो इसके और इसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हमको ये वेक्टर नहीं निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वो वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अगर इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर आ गया जो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, है ना। अच्छा, मतलब हमको ये वाला काम करना है, ए क्रॉस बी निकालो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक यूनिट वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। अभी पॉइंट पढ़े थोड़ा देर पहले, है ना। चलिए, तो आप बताइए जरा ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या बताया हम आपको, आई कैप के साथ कुछ होगा, माइनस जे कैप के साथ कुछ होगा, और प्लस कुछ के कैप के साथ होगा। ऐसे ही बताना निकालने के लिए। माइनस जे क्यों, यस माइनस जे क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से, डिटरमिनेंट में इस जगह साइन प्लस, इस जगह माइनस, इस जगह क्या होता है प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, एंड प्लस माइनस प्लस, ऐसा है ना। तो इस जगह का साइन क्या होता है, माइनस होता है। डिटरमिनेंट वाले जो चैप्टर होते हैं ना 12th मैथमेटिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट चैप्टर होते हैं, उसके अंदर में ये सब सिखाया जाता है आपको निकालना, कोफैक्टर्स निकालना सिखाया जाएंगे। कोफैक्टर का एक साइन होगा, ठीक है, वो साइन कुछ ऐसा ही होंगे, ठीक है। वहाँ पर फॉर्मूला होगा -1 टू द पावर m प्लस n, नंबर ऑफ रॉज प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। छोड़ी उस बात को, अभी उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ याद रखना है यहाँ माइनस होता है, इसलिए यहाँ भी माइनस जे कैप लिया गया है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, आई कैप के साथ वाला लिखना है कोफिशिएंट, तो क्या करेंगे, आई कैप को छुपा देंगे, बचा क्या, देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 3 6, ठीक है, माइनस, यहां देखना, -1 इंटू +1 दैट इज -1, ये सर नो। अच्छा, उसने जे कैप के साथ वाला लिखना, तो क्या करेंगे, तो जे कैप वाले को छुपा दो आप, छुपा दिया ना आपने, तो क्या बचा यहाँ पर, तो 2 2s are 4 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, सही है। के कैप के साथ वाला क्या करेंगे, तो के कैप वाला को छुपा देंगे, छुपा दिया आपने, क्या बचा, 2 इंटू -1 मतलब -2 माइनस 1 इंटू 3 दैट इज 3, सही। कितना आया बताइए जल्दी, ये आया 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 आई कैप, ठीक है ना, माइनस
3 जे कैप और ये आ जाएगा -5 के कैप। ये क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया। आपको क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। तो एन कैप कैसे निकलता है, तो आप कहोगे A क्रॉस B को डिवाइड कर देंगे A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड से। तो आप डिवाइड करो तो जरा, तो A क्रॉस B कितना है, तो 7i कैप -3 जे कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताना जरा, तो √7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस 3 3 9 प्लस 25, अरे -5 का स्क्वायर 25 है ना, कितना आएगा बताना जरा। ये आ रहा है 7 बाई √समथिंग आई कैप -3 बाई √समथिंग जे कैप और साथ में -5 बटा √समथिंग के कैप। ऐसा ही कुछ आएगा और यूनिट वेक्टर होगा। कितना है रूट के अंदर बताना जरा, 9 9 18 मतलब 58 और 25। सोच के देखो 58 और 25 कितना आ रहा है, 8 5 13 है ना, 7 5 2 7 और 1 8 83। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 83 83 83। यहाँ पर क्या आ गया, एन कैप आ गया, ये चीज़ पूरा यूनिट वेक्टर आ गया। आसान है बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, कह रहा है प्रूव दैट A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, A का मैग्नीट्यूड स्क्वायर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A डॉट B का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, प्रूफ करना है। तो आप खुद सोच के देखो, देखना जरा, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकलता है A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे अरे अरे, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये हुआ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा, साइन स्क्वायर को थीटा को लिखा जा सकता है, देखो तो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमको इसमें यहाँ माइनस जनरेट करना था, यहाँ इतना मंगवाने के लिए। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो यहाँ से आ रहा है A का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया देखना, A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो ये ऐसा नहीं लग रहा है, ये तो ठीक है, A स्क्वायर B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ये जो चीज़ है, ये A का मैग्नीट्यूड इंटू B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और असल में ये पूरा क्या चीज़ है, ये A डॉट B है। तो आप क्या लिख सकते हो, ये आ गया सर A स्क्वायर इंटू B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस A डॉट B का होल स्क्वायर। दिस इज योर RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। अब जो हम लोग ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकालना सीखे हैं ना, इसका फिजिक्स में क्या उपयोग होने वाला है, क्या प्रैक्टिकल उदाहरण होगा इसका, क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद फिर ये समाप्त हो जाएगा वेक्टर आपका। सुनिए ध्यान से, पहला बात बोल रहा है ना, कि जब भी आप पढ़े होंगे रिलेशन, कि रिलेशन बिटवीन है ना लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वो आप सुने होंगे V इक्वल टू R ओमेगा, 9th क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक पढ़े होंगे, राइट है। अगर वेक्टर फॉर्म में आप बात कीजिएगा ना, तो ये आता है V वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। ऐसा रिलेशन होता है किसमें, फिजिक्स के अंदर में वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो V और ओमेगा और R में। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, V क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, R क्या है, रेडियस वेक्टर है। तो वेक्टर फॉर्म में रिलेशन कैसा होता है, V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको रेडियस वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और ओमेगा वेक्टर मतलब एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ना, 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। आपसे पूछ रहा है लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, तो आप कहोगे अच्छा हमको तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो आई कैप के साथ कुछ होगा, फिर माइनस जे कैप के साथ कुछ होगा, और फिर साथ में के कैप के साथ कुछ होगा। यस और नो, राइट है। चलिए आई कैप के साथ वाला कैसे निकलेगा, तो आई कैप को छुपा दो आप, छुपा दिया आपने, क्या बचा 1 × 5, अच्छा मतलब 5 माइनस
3 into 1, राइट और रॉन्ग। अच्छा, फिर जे कैप वालों क्या करेंगे, तो जे कैप वालों को छुपा देंगे, पूरा छुपा दिया, मतलब क्या बचा 1 into 5 -2, 5 - 2, राइट है। के कैप को लिखना है तो के कैप वालों को छुपा देंगे, क्या आएगा 3 1 जा 3 -2, 3 -2 क्या आ गया, ये आ गया 2i कैप -3 जे कैप और +1 के कैप, ये क्या आ गया आपका लीनियर वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो फिजिक्स में इस तरह से इसका उपयोग करना है। उसी तरह से एक क्वांटिटी आपके सामने में टॉर्क, बातें होंगी कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, कोई फोर्स कितना टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, उसको क्वांटिफाइज करने वाला फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है, टॉर्क कहलाता है। इस पर डिटेल बातें होंगी। ठीक है, फिलहाल आप बस इसका यूज देखो। टॉर्क वेक्टर को कहता है, टॉर्क जो वेक्टर है वो डिफाइन किया जाता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर से। इससे क्या निकलता है, टॉर्क निकलता है, रेडियस वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इसका फिजिकल मीनिंग भी समझ लेंगे, है ना। पहले आप देख लो क्या, मान लो आर वेक्टर दे रखा है 2i कैप +3 जे कैप +5 के कैप, समझ में आया। और एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर दे रखा है 1i कैप मतलब i कैप +j कैप +k कैप, ऐसा दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, सही। अच्छा, आपसे पूछता है कि टॉर्क कितना लगेगा, इस फोर्स के कारण कितना टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क बताएंगे क्या होता है फर्दर में, बताइए किससे निकलेगा। तो आपको करना, अच्छा इसलिए तो हमको आर क्रॉस एफ कर देना है। तो आर क्रॉस एफ कैसे होगा, तो कुछ आई कैप के साथ वाले होंगे, कुछ -j कैप के साथ वाले होंगे, कुछ +k कैप के साथ वाले होंगे, यस और नो। आई कैप के साथ वाला कैसे निकलता है, तो आई कैप को छुपा दो, क्या बचा 3 - 5, कितना आ गया ये 3 - 5। जे कैप के साथ वाला कैसे निकलेगा, जे कैप को छुपा दो, क्या बचा यहाँ पर 2 5 मतलब 2 - 5। के कैप के साथ वाला तो 2 - 3 हुआ। कितना आ रहा बताना जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है 2i कैप, ये कितना आ रहा है, ये -3 है और माइनस कितना हो जाएगा +3 जे कैप, और यहाँ से आ रहा है, देखना जरा 2 में से 3 गया तो -1 के कैप। ठीक है, दिस इज योर टॉर्क वेक्टर, आसानी से निकल गया ना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, इतना यूनिट क्या होता है अभी बात करेंगे इस पर। यूनिट क्या होगा, रेडियस वेक्टर का मीटर और फोर्स का न्यूटन, तो क्या आंसर होगा न्यूटन मीटर। यूनिट क्या, न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये क्या होगा आंसर, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, इसलिए है ना। अब समझिए टॉर्क क्या चीज होता है। मान लीजिए, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके घर में चप्पाकल होता है ना, ऐसे वाला हैंड पाइप, अरे होता है कि नहीं होता है जी, अरे अभी हैंडल नहीं लगाए इसमें, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ होता है, ऐसा आपके पास घर में एक चप्पाकल होता है, चलाते हो वैसे ऐसे हैंड पाइप। ठीक है, आप क्या करो, इस हैंड पाइप को यहाँ से पकड़ के चलाओ, बिल्कुल किनारे से, तो आराम से चला पाओगे। लेकिन क्या है कि नहीं आप यहाँ से पकड़, एकदम ऊपर से हैंड पाइप को बिल्कुल ऊपर से पकड़ तब चलाओ, क्या वो चलेगा, नहीं चलेगा। आप कितना मर्जी करे फोर्स लगा लो, बड़ा मुश्किल से आप उसको चला पाएंगे। लेकिन अगर आप किनारे से पकड़ते हैं तो बड़ी कम फोर्स में आप उसको घुमा लेते हैं। बात सही नहीं सही है, यानी कि अगर यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का, और यहाँ पर भी आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये 10 न्यूटन बड़े आसानी से टर्निंग इफेक्ट जनरेट कर पा रहा है, लेकिन ये 10 न्यूटन यहाँ से टर्निंग इफेक्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि इसका इस वाले पॉइंट, ये हिंज है ना, जहां से इसका रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका जो डिस्टेंस है वो r छोटा है, और इससे एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यानी कि कोई फोर्स कितना टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, ये दो बात पर निर्भर करता है कि आप एक फोर्स कितना लगा रहे हैं, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितनी दूरी पर फोर्स लगा रहे हैं। बात सही है ना, है ना। तो इसी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। जो टॉर्क होता है ना, वो होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं स्केलर फॉर्म में बात करें, टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर कितना दूरी पर फोर्स लगा रहे हैं और इंटू फोर्स, आर इंटू एफ कर दो। ठीक है, देखो तो ध्यान से। अब टॉर्क किन बात पर डिपेंड कर रहा है, टॉर्क डिपेंड कर रहा है फोर्स पर और रेडियस वेक्टर पर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप कितनी दूरी पर टॉर्क लगा रहे हैं वो चीज, राइट। तो अगर आर ज्यादा होगा
तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा। इसीलिए चप्पाकल के हैंडल को अगर दूर से पकड़ना चाहते हैं ना तो कम फोर्स में ही आप उतना टॉर्क जनरेट कर पाते हैं, लेकिन नज़दीक से पकड़ोगे तो आप उतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इस चीज़ के बारे में और अच्छे से बेहतर से महसूस करेंगे, है ना। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। इसी के साथ ही आपका वेक्टर जो टॉपिक था फिजिक्स का वो ख़त्म होता है। आप रिवीजन करते रहिएगा इसका, नहीं तो भूल जाता है ना। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।